जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहे हैं, जिसमें आज हम सोल्व करेंगे 29 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो साथियों इसमें मैथ में कैलकुलेशन से संबंधित जो 15 प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। तो पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें बची हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो पुस्तकालय में पुस्तकें थी कितनी? 5690 पुस्तकें थी। 425 हमने पढ़ने के लिए बच्चों को दे दी, तो 425 क्या करें, इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, घटाएंगे 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा और 5 बचेगा। इतनी पुस्तकें हमारे पास बच गई हैं, 5265 पुस्तकें बच गई हैं। लेकिन 273 पुस्तकें और रख दी गई हैं लाकर। ठीक है, तो 273 क्या कर देंगे, इसमें को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं 5 3 8 7 6 13 का 3 हासिल 1 लगेगा, 2 2 4 हासिल का 5 और 5 का 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पुस्तकालय में पुस्तकें हैं वो है लगभग 5538, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 1/3 में कितने 1/12 हैं? तो जो हमने आपको कल क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया था 28 दिसंबर वाला, उसमें भी एक इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको किस प्रकार करेंगे, 1/3 में पूछा गया कितने 1/12 हैं। तो सिंपल दोनों के बीच में भाग का निशान लगा देंगे और कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 1/3 को भाग कर देंगे 1/12 से। अब क्या करेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 लिख देंगे, इस भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे और 12 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि हर का अंश बन जाएगा और अंश का हर बन जाएगा। ठीक है, तो 12 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। ये किस लिए आया है, क्योंकि हमने भाग की जगह गुणा का निशान लगाया इसलिए। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 12 को तो 3 चौके 12, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या है कोई 80 के आधे से अधिक है। 80 का आधा मतलब 40, तो 40 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह 4 दहाई से अधिक, 4 दहाई मतलब 40, 4 गुणा 10, 4 दहाई का मतलब होता है 40, और 6 दहाई से कम है, 6 दहाई मतलब 60। इन दोनों के बीच में है वो जो संख्या है, 40 से ज्यादा है और 60 से क्या है, कम है, यानी कि इन दोनों के क्या है, बीच में है। ठीक है, इसके अंकों का योगफल 6 है, मतलब उसके अंकों का योगफल क्या है, 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो यह संख्या बतानी है हमें कौन सी संख्या है। ठीक है, तो एक एक करके जो इन्होंने कंडीशन दी गई है, शर्तें दी गई हैं, उनके हिसाब से हम देखते हैं। तो पहले दी गई थी कि 80 के आधे से अधिक है, यानी कि 40 से अधिक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सभी संख्याएं हमारी 40 से अधिक है, 46 51 60 और 42, सभी संख्याएं 40 से अधिक है। अगला स्टेप देखते हैं क्या कंडीशन है, यह 4 दहाई से अधिक है, यानी कि 40 और 60 के बीच में है। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी, तो 40 और 60 के बीच में, यानी कि 60 नहीं हो सकती। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाता है। 60 यहां पर हमारा आंसर नहीं होगा, 40 और 60 के बीच में होगी वो संख्या। ठीक है, तो बाकी सारी संख्याएं 40 और 60 के बीच में है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके अंकों का योगफल 6 है। इसके अंकों का योगफल क्या है, 6 है। तो 6 और 4 10, ये भी एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन, ये हमारे ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन इसमें बोला गया कि अंकों का योगफल क्या है, 6 है। तो एक ही है 5 और 1 6, इसके अंकों का योगफल 6 है, और एक ये वाला नीचे वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। ठीक है, जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक का 2 गुना, तो ये किसमें है, ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि 42। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 96 के। ठीक है, निकालेंगे, 96 को भाग देंगे पहले 2 से, यहां पर आ जाएगा 48, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे यहां पर आ जाएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, और फिर 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ गया यहां पर, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, ये हमारे क्या आ गए हैं, ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड 96 के। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सभी गुणनखंडों का योगफल।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। a की घात x प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन a माइनस का 1 गुणा b की घात y प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन v माइनस का 1, ठीक है। यहां पर a क्या है, a की जगह पर 2 रखना है और b की जगह पर 3 रखा जाना है, ठीक। और x की क्या है, ये x पावर है 2 की, x की जगह पर 5 रखा जाएगा और y की जगह पर 1 रखा जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में इन वैल्यू को रखकर आगे सोल्व करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक बार फॉर्मूले पर। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 प्लस का 1 और माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस का 1 गुणा b की जगह पर क्या था, 3 था, 3 की घात 1 प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा हो गया वैल्यू रखने के बाद। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा 2 की घात 6 माइनस का 1 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा गुणा 3 की घात 2 माइनस का 1 बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 की घात 6 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 2 को हम 6 बार गुणा करें तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 के अगर आपस में हम 6 बार गुणा करेंगे 2 को तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस का 1 बटे 1 गुणा 3 के गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 1 बटा 2। आगे सोल्व करेंगे इसको तो 64 में से 1 कम करेंगे तो 63 बचेगा बटे 1 गुणा 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा बटे 2, 2 से काटेंगे 2 चौक के 8, हमारा आंसर क्या निकल कर जाएगा 63 गुणा 4। आगे गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल लेके लगेगा 4 से 24 और 1 25, यानी कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया हमारा 252 आ गया है। चलिए अपने ऑप्शन से देख लेते हैं। 252 हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ 252। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में लिख दे कि हमें इसमें यह पार्ट समझ में नहीं आया, हम अगली क्लास में उसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। और जिन साथियों को समझ में आ गया है वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पहले इनकी घात बराबर कर लेंगे, ठीक है। किसी में 10 की घात 3 दे रखी है, किसी में 4 दे रखी है, तो पहले इनकी घात ही बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी घात 10 की घात 3 है तो सभी को 10 की घात 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला तो ऐसा कैसे रहेगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65.95 गुणा 10 की घात 3, मतलब एक घात अगर हम कम करेंगे तो दशमलव यहां से हटकर यहां पर आ जाएगी, ठीक है। 65 हो जाएगा इस तरीके से। सेम इसके लिए करेंगे तो इसमें कितनी घातें कम करनी है, 2 घातें कम करनी है। तो यहां पर ये हो जाएगा 343 गुणा 10 की घात 3, 2 घात हमने कम करी है, 5 का 3 हो गया तो दशमलव 2 स्थान खिसकेगा यहां पर और यहां पर, ठीक है। 3 के लास्ट में पहुंच जाएगा। तो अब हमारा ये निकल कर आ गया है। अब देख लेते हैं, घाते में सबके बराबर हो गई 10 की घात 3, 10 की घात 3, 10 की घात 3 और यहाँ भी 10 की घात 3। अब आगे की संख्याएं देख लेते हैं, सबसे छोटी कौन सी है, इसमें 5 है, ये 65 है, ये 34, ये 343 है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन, ये तो सही नहीं होंगे क्योंकि हमें सबसे छोटी देखनी है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 5 है पहले, इसमें 7 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 5 वाला ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। मतलब पहले हमें इसको सोल्व करना होगा, यानी कि 176 को अगर हम 3 से भाग करें तो जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल से ज्यादा इनमें से किसका शेषफल आएगा यह हमें बताना है, ठीक है। पहले इसी का शेषफल निकाल लेते हैं। 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 26 बचेगा, 3 अट्ठे 24, तो हमारा बचा 2, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना बच कर आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हमें वो बताना है, इन सभी को सोल्व करेंगे, किसका शेषफल इस 2 से ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले 5 से भाग कर लेते हैं, 5 से 173 को भाग करेंगे, ठीक है। 173 को भाग करेंगे किससे, 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, घटाएंगे 2 23 बचेगा, ठीक है। और 5 चौक 20, घटाएंगे 3 बचेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। इसमें हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और यहां पर आ रहा था 2, तो ये हमें चाहिए था। तो ये शेषफल ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी के ऑप्शन सोल्व करेंगे तब भी या तो उनका शेषफल क्या होगा, 2 होगा या फिर 2 से कम होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें 0 आ जाएगा, इसमें कोई शेषफल आएगा ही नहीं, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा 176, तो यहाँ पर शेषफल 0 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7।
जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देगा। ये हमें बताना है, ठीक है। एक आयत है तो पहले एक आयत ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने ये एक आयत ले लिया है। अब आगे क्या बोला गया है इसमें कि अगर हम इसको घुमाएं इसके केंद्र के परितः, केंद्र इसका ये रहा, ठीक है, केंद्र इसका ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, इस तरीके से कुछ लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करते हैं इसको, ध्यान से देखना। ऐसे घुमाया हमने, अब कितना घुमा दिया हमने, 90 डिग्री घुमा दिया इसको, 90 डिग्री घुमा दिया। तो पहले की तरह आया आयत नहीं आया, एक बार और घुमाते हैं तो जैसा पहले पोजीशन में था सेम उसी की तरह आ गया है। तो मतलब कितना घुमाने पर, 90 90 दो बार घुमाया हमने, यानी कि 90 और 90, पहले 90 डिग्री घुमाया फिर 90 डिग्री घुमाया, तो हमने कितना घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। जो तो हमें उसकी क्या मिली, पहले जैसी पोजीशन मिल गई, यानी कि 180 डिग्री घुमाने पर हमें जो आया था बिल्कुल पहले की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 180 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं? एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने एक भुजा क्या हो, समांतर हो, उसको समचतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। तो इस समचतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक तो हमने ये खींच दी और एक ऊपर से खींच दी, ठीक है। तो कितनी रेखाएं खींच दी हमने, इसकी 2 खींच दी, ठीक है। तो इसमें 2 सममित रेखाएं होती है समचतुर्भुज, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर बात करें आयत की, तो आयत में भी हमारी 2 सममित रेखाएं होती हैं, आयत में और समचतुर्भुज में दोनों में 2 सममित रेखाएं होती हैं। और वर्ग की बात करें तो वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण, एक 108 डिग्री का, दूसरा 75 डिग्री का, तीसरा 90 डिग्री का के रूप में मापे, ठीक है। 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। मतलब ये बताना है कि ये कोण है कौन कौन से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है, 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसको कहते हैं हम न्यून कोण, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से क्या है, कम, 180 से कम के कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण, इनको कहेंगे अधिक कोण। और 180 से ज्यादा और 270 360 से कम के कोण को क्या कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ नामकरण होता है इनका। तो 108 डिग्री कौन सा कोण होगा, ये 90 से ज्यादा है और क्या है, 180 से कम है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम अधिक कोण। तो पहले नंबर पर अधिक कोण किसमें है, एक तो ये वाला ऑप्शन है, इसमें अधिक कोण है और इसमें अधिक कोण है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा, यानी कि एलिमिनेट हो जाता है और ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। आगे देखते हैं, 75 डिग्री 90 डिग्री से कम है तो इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो न्यून कोण है हमारा इस वाले में दूसरे नंबर पर, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, समकोण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। 108 डिग्री अधिक कोण है, 75 न्यून कोण है और 90 डिग्री के को समकोण कहते ही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप क्या है, 20 सेंटीमीटर है, और उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आयत है, एक आयत है और इसका हमें क्या दे रखा, परिमाप दे रखा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर आयत का, आयत का परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिमाप होता क्या है, देखो अगर हम इस वाली जो इसकी साइड है तार की, इस वाली साइड को, इस वाली साइड को, ऊपर वाली साइड को, इस वाली साइड को, अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो हमारा परिमाप आ जाता है। मतलब बेसिकली तार की लंबाई, बेसिकली क्या है, तार की लंबाई। भाई जब हम इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को जोड़ देंगे तो क्या है, तार की लंबाई तो है। तो तार की लंबाई कितनी आ गई, 20, यानी कि जो आयत का परिमाप दे रखा वही हमारे तार की लंबाई होगी, ठीक है। तो तार की लंबाई क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। अब इसी तार से क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, इसी तार से एक वर्ग बनाया गया है, तो उस वर्ग का परिमाप भी तो सेम ही होगा।
भाई जब तार 20 सेंटीमीटर लंबा है और उसी तार को हमने मोड़ कर क्या बना लिया, वर्ग बना लिया, तो तार की लंबाई घटी बढ़ी थोड़ी ना है, तार की लंबाई तो उतनी की उतनी रहेगी ना, तो वर्ग का परिमाप भी क्या हो जाएगा इसमें, इतना ही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। हम यहां से वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है वर्ग के लिए 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, यानी कि a मान लेंगे इसकी भुजा, तो हमारा 4 गुणा a हो जाएगा। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो परिमाप कितना है, 20 है, 20 बराबर 4 गुणा a, और यहां से 4 से इसको काटेंगे, 4 पंजे 20, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यानी कि जो हमारी वर्ग की भुजा आ गई, ये क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसका क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि a गुणा a। ठीक है, हमारी ये 5, तो 5 गुणा 5, तो हमारे क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा हमें ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित तालिका को देखिए। स्टेशन, यहां पर स्टेशन का नाम दे रखे हैं पटना, कोलकाता, यानी पटना से जो ट्रेन है वो प्रस्थान कर रही है, चल रही है, और कहां पर रही है, कोलकाता में आ रही है, वो भी अगले दिन को। ठीक है, 3 रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 1, रेलगाड़ी 2, रेलगाड़ी 3। रेलगाड़ी 1 शाम को 17:42 पर चलती है और अगले दिन सुबह को 3:32 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी 2 का भी इस तरीके से दे रखा है, 20:45 पर चलती है और सुबह को 5:15 पर पहुंचती है। सेम इसके लिए 21:10 पर चलती है और 6:55 पर अगले दिन को पहुंचती है। तो हमें बताना है कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो हमें करना क्या है, इसमें टाइम डिफरेंस निकालना है, जिसका टाइम डिफरेंस सबसे कम होगा वही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आइए करते हैं इस प्रश्न को सोल्व। तो यहां पर दे रखा जो हमारी गाड़ी है वो अगले दिन पहुंच रही है। ठीक है, अगले दिन पहुंच रही है, तो मतलब 24 घंटे का टाइम हो गया। बस सोच के चलो, क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए ट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, नहीं तो फिर आप डिफरेंस निकालने में गलती हो जाएगी। नहीं तो फिर ऐसे सोच कर लो कि शाम को 5:42 पर चलिए, 3:32 पहुंचिए, कितना टाइम लगा होगा, दिमाग में सोच कर करो इस तरीके से। नहीं तो कैलकुलेशन करनी है तो इस प्रकार से करो। ठीक है, अगले दिन पहुंचिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24 इसमें को जोड़ दो, 3:32 जो है इसमें को 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27:32। ठीक है, सिर्फ जोड़ दो कैलकुलेशन के लिए, ये मत पूछो कि क्यों जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, सिर्फ 24 घंटे जोड़ दो आप। ठीक, अब इसमें से क्या घटाना, 17 घंटे और 17:42 इसमें से घटा दो, तो हमारा टाइम डिफरेंस जाएगा डायरेक्ट निकल कर। ठीक है, टाइम डिफरेंस आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यहां पर 3 में से इसको घटाएंगे नहीं घटेगा, यहां से 2.5 लेंगे और 1 यहां घंटे हैं, इधर मिनट है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, यानी कि 90 मिनट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ गया, यहाँ 6 बचा था, 2.5 लेंगे 16, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यानी कि 9 घंटे 50 मिनट का टाइम लग रहा है रेलगाड़ी 1 को। रेलगाड़ी 1 को कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे 50 मिनट। ठीक है, सेम इसमें करेंगे, इसमें अगर 24 घंटे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29:15 या 29 घंटे और 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है, 20 घंटे 45 मिनट, 20 घंटे 45 मिनट हमें घटाने हैं। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है ऊपर 15 नीचे 45 से नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 घंटा कम कर लेते हैं और 60 मिनट इसमें जोड़ देते हैं। 60 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 15 और 60 75, और यहाँ पर बचेगा हमारा 8, घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ 8 में से 0 घटाएंगे 8 बचेगा, यानी कि 8 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं रेलगाड़ी 2 को पहुंचने में। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरा कितना है, इसमें दे रखा है, इसमें अगर हम 24 घंटे जोड़ेंगे तो 24 और 6 30 हो जाएगा, 30 55, घटाना क्या है 21 10, 21 10 इसमें से घटाना है। ठीक है, चलिए घटाते हैं, इसको भी घटाएंगे तो, और 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, और 5 में से घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। सेम यहाँ पर है, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 में 2 घटाएंगे 0 बचेगा, तो 9 घंटे 45 मिनट। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, एक गाड़ी को तो लग रहे हैं 9 घंटे 50 मिनट, एक को लग रहे हैं 9 घंटे 45 मिनट, और एक को लग रहे हैं हमारे 8 घंटे 30 मिनट। तो 8 घंटे 30 मिनट यही तो सबसे कम समय है जो कि हमारी रेलगाड़ी 2 ले रही है। तो रेलगाड़ी 2, ऑप्शन नंबर 2, रेलगाड़ी 2 पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर बराबर क्या होगा। आंसर हमें सभी मीटर में दे रखे हैं, तो हम इन सभी यूनिट को किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 800 सेंटीमीटर के कितने मीटर होंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर,
तो 800 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर। हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 8 मीटर लिख लिया इस 800 सेंटीमीटर की जगह, ठीक है, क्योंकि 800 सेंटीमीटर में 8 मीटर ही होंगे। ये मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही लिख लेंगे 80 मीटर प्लस का 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 8 किलोमीटर में कितने हो गए, 8000 हो गए। 1 2 3 जीरो लगा देंगे इतने, ठीक है, जोड़ लेंगे इन सबको। ऐसे नहीं जोड़ते तो इनको वैसे स्तंभ विधि के द्वारा जोड़ लेते हैं। 880 और 8 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, यहां पर भी 8 हो जाएगा, 0 यहां पर 8 आ जाएगा, यानी कि 8088 मीटर हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 8088। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है, यानी जो 45 बर्तन हैं उनका मेजरमेंट क्या सेम है, सब बिल्कुल सेम क्वांटिटी के हैं। तो ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा ये हमें बताना है। तो हम इसके क्वेश्चन को करेंगे किस प्रकार, हम ऐसे निकालेंगे एक बर्तन में कितना तेल आ रहा है, 45 बर्तनों में तेल भरा जा रहा है, हम निकालेंगे यहाँ सर एक बर्तन में कितना तेल आ रहा है, और जितना तेल आएगा उसके उस तेल की 25 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बर्तन में कितना तेल आएगा यह किस प्रकार निकालेंगे, इस 45 बर्तनों से इस पूरे तेल को भाग दे देंगे, पूरे तेल को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। और भाग करने के लिए हमारे आंसर किस में दे रखे हैं, लीटर में दे रखे हैं, तो पहले इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 263.520 लीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। इतने लीटर तेल आ गया। अब इसको कितने से भाग करना है, 45 से हमें भाग करना है। तो पहले हम भाग करेंगे 5 से भाग कर देंगे, 5 नम 45, 5 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 पंजे 25, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दशमलव लगा देंगे तो 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, 2 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 लगा देंगे, 0 उतार लेंगे, 5 चौक 20, यानी कि यह आ गया हमारा 52.704, 52.704 आ गया है 5 से भाग करने पर। फिर इसको 9 से भाग करेंगे दोबारा आगे, तो हम करेंगे 9 छक्का 54, ज्यादा हो जाएगा, तो 9 पंजे 45, ध्यान से दीजिएगा, 9 पंजे 45 बचेगा 7, 77 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 9 अट्ठे 72, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54। आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कुछ इतना बचेगा 5.856, यानी कि एक बर्तन में कितना तेल आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आप आराम से कर लेना कैलकुलेशन, 5.856 लीटर तेल आएगा एक बर्तन में, ठीक है। हमें कितने में निकालना, 25 बर्तन में, क्या करेंगे 25 से इसकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक बर्तन में इतना, 25 बर्तन में कितना तेल आएगा, 25 बर्तन बराबर 25 गुणा 5.856, ठीक है। डायरेक्ट गुणा करते हैं, 25 छक्का 150 का 0, हासिल कितने लगे 15, 25 पंजे 125, 125 और 5 30 और 10 40, 140 का 0, हासिल लगे 14, 25 अट्टे 200, 200 और 14 214, 214 का 4, हासिल कितने लगे 21, 25 पंजे 125, 125 और 20 145 और 1 146, 146 ये हो गया। दशमलव कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद दशमलव है, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 146.4 लीटर, 146.4 लीटर तेल आएगा 25 बर्तनों में, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, 146.4 किस में दिया हुआ है, 146.4 दिया हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 14, मसालों की मूल्य की सूची दी गई है नीचे, एक तरफ मसाले दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका मूल्य दिया हुआ है प्रति किलोग्राम, यानी कि धनिया 270 रुपए प्रति किलो, लौंग 550, जीरा 190, इलायची 950, काली मिर्च 480, 1 किलो के पैसे दे रखे हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रति किलोग्राम इलायची का मूल्य जीरे के मूल्य का 5 गुना है, ठीक है। इलायची का मूल्य क्या है, जीरे के मूल्य का 5 गुना, यानी कि जीरे के मूल्य में अगर हम 5 से गुणा करें तो हमारा इलायची का मूल्य आना चाहिए, ठीक है। करके देख लेते हैं, जीरे का मूल्य कितना है, ये है 190, 190 की अगर हम गुणा 5 से करें 190 होगा ये, तो कितना आएगा 500, 5 नम 45 का 5, हासिल लगे 4, 5 गन 5 और 4 9, यानी कि 950 आ गया। क्या इलायची का मूल्य इतना ही है, इलायची का मूल्य 950 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन का आंसर नहीं होगा, हमें निकालना है जो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वो बताना हमें। अगला देखते हैं, प्रति किलोग्राम धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है, यानी कि धनिया का मूल्य जो है लौंग के मूल्य का आधा है। अगर हम लौंग के मूल्य का आधा करें तो हमें धनिया का मूल्य मिलना चाहिए, ठीक है। तो लौंग का मूल्य कितना 550 है, 550
50 और 550 का आधा क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 275 रुपए। कितना, 275 रुपए। ये किसका होना चाहिए, ये धनिया का मूल्य होना चाहिए 275। क्या धनिया का मूल्य 275 है, नहीं, धनिया का मूल्य कितना, 270 है। तो यही सही नहीं है और यही ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला प्रश्न नंबर 15। एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए। 1 गुणा 1 बराबर 1, 11 गुणा 11 बराबर 121 और 111 गुणा 111 बराबर 12,321, यानी कि 1 2 3 2 1 इस तरीके से। ठीक है, देखो 3 अंक हैं यहाँ पर, हमें ध्यान दीजिएगा 3 अंक हैं, तो हमारी संख्या कहां तक जा रही है, 3 तक जा रही है और बाद में वापस आ रही है 1 तक। तो यहाँ पर कितने अंक है, 5 अंक है। कितने अंक है, 5 अंक है। तो यहाँ पर संख्या कहां तक जाएगी हमारी, 5 तक जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5, फिर लौट के आएगी 4 3 2 1 इस तरीके से आएगी। तो हमें बताना क्या है, इसमें अंकों की संख्या क्या है, अंकों की संख्या बतानी है। गिन लेते हैं अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक आ गए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर हम सभी में करें तो इसमें 2 अंक थे, इधर 1 अंक था, यानी कि 1 अंक कम है। इधर 4 है, इधर 3 है, इधर कितने 6 हैं, इधर 5 है, तो इधर कितने हैं, इधर 10 है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 9 होंगे। वैसे भी हम पता लगा सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।